अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सारे के सारे खैरियत से होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये अकाउंटिंग का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे और आप लोग जो है उसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये थर्ड लेक्चर है जिसमें आज ही हम चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। फिर नेक्स्ट के अंदर हम कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में पूरा अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने का पर्पस क्या है, इसलिए अंडरस्टैंड करें ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि ये बेसिकली होती क्या है, बिजनेस क्या होता है, प्रोप्राइटर क्या होता है, हम क्यों कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो छोटी छोटी टर्म्स को डिस्कस करेंगे ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प आउट हो। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, जो लोग बिजनेस को इन डिटेल समझना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, उसमें इसकी टाइप्स और सब कुछ आ जाएगा जो कि हमने बेसिकली डिस्कस किया हुआ है। फाइनेंशियल जो बिजनेस फाइनेंस के अंदर हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस को। कोई भी देखे, कोई भी काम करने, जब भी कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई हमने प्रॉफिट अर्न करना है, कुछ अर्न करना है। ऐसा कोई भी काम जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं किया जाता उसको हम बिजनेस कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो बिजनेस क्या हुआ? ऐसी कोई भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए की जाती है उसको हम बिजनेस कह देते हैं। अब ये तीन तरह के होते हैं। एक हमारे पास है ट्रेडिंग कंसर्न, इसको हम जो है वो मर्चेंडाइजिंग कंसर्न भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इस ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब ये है कि हम एक प्रोडक्ट्स को लेंगे, किसी से खरीदेंगे, उसको एज इट इज आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल आउट कर देंगे, तो उसको हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं या फिर मर्चेंडाइजिंग कंसर्न। फिर होता है सर्विसेज कंसर्न, जो डॉक्टर सर्विसेज दे रहा है हमें, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हमें मिलती हैं, ये सारी क्या है? हमारी सर्विसेज कंसर्न है। ठीक है, सर्विसेज वाला बिजनेस है। फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो ये फैक्ट्रीज में चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, कोई जूस बनता है, कोई मिल्क बन रहा है, कोई भी किसी भी तरह की जो प्रोडक्ट्स बनती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो ये तीन तरह के बिजनेस होते हैं और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए की जाती है उसको हम बिजनेस कहते हैं। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का क्या मतलब? प्रोप्राइटर को हम ऑनर भी कहते हैं। ऐसा पर्सन जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, कैसे इन्वेस्ट करेगा? या तो वो चीजें लेकर आएगा या फिर पैसा लगाएगा, मनी टर्म्स के अंदर उसको इन्वेस्ट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर। तो पढ़ लेते हैं इसको। अ पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी आर थिंग्स इन बिजनेस इज कॉल्ड ऑनर और प्रोप्राइटर। जो चीजें लेकर आएगा या फिर पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर ट्रांजैक्शन की हम बात कर लेते हैं। अभी ये ट्रांजैक्शन क्या है? हमने बात की अकाउंटिंग के अंदर के ट्रांजैक्शन होगी, वो इवेंट होता है कोई भी। अच्छा, अब ये ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि कोई भी डीलिंग जो दो बंदे कर रहे होते हैं या दो से ज्यादा लोग जब भी कोई आपस में बात करते हैं, कोई डील करते हैं, कोई सेल एंड परचेज करते हैं, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अ डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस एंड आल्सो measured इन मनी आर मनीटरी टर्म्स। ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो दो डीलिंग जो दो बंदे कर रहे होते हैं, दो से ज्यादा लोग करेंगे। किस लिए करेंगे? ताकि वो कोई चीज सेल या परचेज कर सकें या कोई सर्विसेज सेल परचेज कर सकें। और वो किस तरह से होगी? वो मेजर्ड की जाएगी मनी या फिर मनी टर्म्स के अंदर, जो पैसे से रिलेटेड होगी। जो पैसे से रिलेटेड नहीं है, मनी टर्म्स से रिलेटेड नहीं है, उसको हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये दो तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन होती है और दूसरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन वो जो पैसा एट द स्पॉट ले लेते हैं, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो होगी जो हम उधार पे सेल एंड परचेज जो है वो करते हैं, वो सर्विसेज हों या फिर हमारे पास गुड्स हों, एक ही बात है। तो ये हमारे पास आ गया ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब हम बात करेंगे वोचर की। वोचर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, रिटन एविडेंस होगा, प्रूफ होगा जो ये साबित करे कि भाई मैंने इस जगह से कोई चीज बाय की है या सेल की है, उसको हम वोचर कहते हैं। एनी रिटन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वोचर। कोई भी रिटन ट्रांजैक्शन होगी, एविडेंस होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम वोचर कहते हैं। द वोचर में बी कैश मेमो, बिल एंड इनवॉइस एटसेट्रा। या तो वो कैश मेमो होगा या वो इनवॉइस होगी या वो बिल हो सकता है। अभी इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। कैश मेमो क्या है?
कैश मेमो का मतलब ये है एनी रिटन एविडेंस फॉर द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेलर इज कॉल्ड कैश मेमो। आपने किसी खास बंदे से एक बुक शॉप पे जो बंदा बैठा है, बुक सेलर है, उससे आपने बुक खरीदी और उसने आपको एक बिल बना के दिया, एक कैश मेमो दिया, वो ये साबित करेगा, प्रूव करेगा कि भाई इस बंदे से आपने कैश पे ये चीज़ बाय की है, ठीक है, एक खास पर्टिकुलर जो सेलर है उससे आपने ये चीज़ खरीदी है, उसको हम क्या कहते हैं, कैश मेमो। जो वो बिल बना के आपको देता है कैश की सूरत में, वो आपका क्या होगा, कैश मेमो। इनवॉइस क्या होगी, इनवॉइस ऐसी चीज होती है जो आपको उधार खरीदने पे मिलती है, ठीक है, उधार आपने खरीदा और आपने किसी को जनरेट करके दी। फॉर एग्जांपल अ रिटन डॉक्यूमेंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इनवॉइस। जो बायर जो है वो सेलर को देता है, जो ये प्रूव करेगा कि भाई इसने अभी पैसे अदा करने हैं, उधार पे चीजें खरीद के गया है, उसको हम क्या कहेंगे, इनवॉइस कहेंगे। तो डिफरेंस क्या हुआ, ये कैश पे और ये उधार पे जो भी चीज़ खरीदी जाएगी उसको हम इनवॉइस बोलते हैं, जो कि सेलर को दी जाती है, इस ये प्रूफ करेगी कि भाई इसने अभी पैसे जो है वो पे करने हैं। फिर हमारे पास है अकाउंट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दैट अकाउंट। अकाउंट क्या है, एक ऐसी डिवाइस, ऐसा खाता कह लें जो क्या करेगा, कंटेन करेगा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को, ठीक है, ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन एन आइटम ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। टाइम है हमारे पास 3 मंथ्स का, हम सपोज कर लेते हैं 6 मंथ या फिर 12 मंथ्स। अब इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाता है आपकी इंक्रीजेस का या डिक्रीजेस। अगर आप, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बैंक अकाउंट है, बैंक में आपका खाता है, आपका एटीएम है, आपने एक मंथ का अगर आपने देखना है, रिकॉर्ड देखना है, तो उसमें सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होगा इस डेट को इतने बजे आपने जो है वो डिपॉजिट किया, इतने बजे आपने उसमें से विड्रॉ किए, वो एज इट इज पूरे मंथ की ट्रांजैक्शन जनरेट हो जाती है। उस चीज को, उस डिवाइस को जो आपका रिकॉर्ड रखती है अप एंड डाउन का, इंक्रीज और डिक्रीज का किसी खास पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट बोलते हैं। बात समझ आ गई? चले आगे है हमारे पास मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज किसको कहते हैं, द थिंग्स परचेज बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग देम। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ ये ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर, कि जब हम मर्चेंडाइज को बोलेंगे कि हम किसी से गुड्स को परचेज करते हैं, एज इट इज ही उसको रीसेल कर देते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के, उस चीज को हम मर्चेंडाइजिंग बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स के अंदर, ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम बात करेंगे परचेजेस की। परचेज क्या होती हैं? अच्छा, मर्चेंडाइज को परचेज करने पे, इनको परचेज करने पे जो कॉस्ट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, परचेजेस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर हम जो है वो, जैसे कि हमने बुक्स खरीदी हैं, ठीक है, या फिर हमने गुड्स खरीदी, गुड्स चीज़ों को बोलते हैं, इन्वेंट्रीज को बोलते हैं। जब हमने ये खरीदी तो हम जो अकाउंट का हेड यूज़ करेंगे जर्नल बनाते वक्त, तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, परचेजेस यूज़ करेंगे। परचेजेस का मतलब क्या होगा कि जो इन्वेंट्रीज को खरीदने पे जो खर्चा आया है उसकी जो कॉस्ट है उसको हम परचेजेस बोलते हैं, तो हम परचेजेस का नाम वहाँ पे यूज़ करते हैं। द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज इज कॉल्ड परचेजेस। दो तरह से हो सकती हैं, या वो कैश परचेज हो सकती है या वो क्रेडिट परचेज। कैश जो फॉरन पे कर दिया जाएगा और जो क्रेडिट होगी वो 3 माह के बाद, 6 माह के बाद, 1 ईयर के अंदर अंदर जो पे करनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परचेज। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलें जी, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सेल्स की बारी आ जाती है। सेल्स हमारे पास जो टर्म है उसको हम ये कहते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ को सेल आउट करते हैं, बेचते हैं, तो हमें जो है वो कैश रिसीव होता है या हम उधार पे उसको सेल आउट कर देते हैं। अपनी चीज़ों को बेचते हैं, बेचने से जो पैसे इकट्ठे होते हैं या जो रकम आती है या जो भी चीज़ें सेल होगी तो उसको हम सेल्स का नाम देते हैं। द अमाउंट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या मर्चेंडाइज, सेल ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज इज कॉल्ड सेल। मर्चेंडाइज को बेच दें या फिर आप इन्वेंट्रीज को सेल कर दें, ठीक है, गुड्स को सेल कर दें, तो आप उसको सेल कहेंगे। अब ये दो तरह से हो सकती है, एक है हमारे पास कैश सेल्स, दूसरा है हमारे पास क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स किसको बोलेंगे? जो आप एट द स्पॉट पेमेंट लेते हैं, कैश रिसीव करते हैं, वो हमारा कैश सेल्स आ जाएगा। जो आपको आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ पैसे मिलने हैं क्रेडिट पे, उधार पे, उसको आप क्या कहेंगे? क्रेडिट सेल्स हो गई हमारी। ठीक है, तो ये दोनों तरह से जो है वो क्वेश्चन में आएंगी, दोनों तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर है हमारे पास रेवेन्यू। अब दैट द नेम प्रेजेंट्स दैट के रेवेन्यू है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा होगा हमें,
तो अब ये प्रॉफिट कैसे आता है? ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम, किसी भी तरह की इनकम जो हमारे पास आ रही है, रिसीव्ड आर एक्वायर्ड आर कॉल्ड एज रेवेन्यू, जो हम रिसीव कर चुके हैं या हम उसको अर्न कर चुके हैं, कमा चुके हैं, रेवेन्यू कहलाएगी। ठीक है, अब रेवेन्यू की डिफरेंट शेप्स हैं। अब ये हमें इंटरेस्ट की सूरत में भी मिल सकती है, ये हमें कमीशन की सूरत में भी मिल सकती है, ये हमें डिस्काउंट की सूरत में भी मिल सकती है। तो ये तीनों शेप्स के अंदर हमें मिल सकती है। चीज़ों को सेल आउट करने के बाद, हर तरह के प्रॉफिट आपको रिसीव होने के बाद जो इनकम आप कमा लेते हैं, वो जहाँ से भी आए, किसी भी तरह की इनकम, उसको हम अपनी रेवेन्यू कंसिडर करते हैं। क्लियर है? चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होंगे? वो जो उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमने कुछ खर्चा करना है, कॉस्ट स्पेंड करनी है, उसको हम अपने एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कि टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सर्टन पेमेंट्स आर मेड, कुछ खास तरह की पेमेंट्स की जाती हैं। वो सर्टन पेमेंट्स कौन सी हो सकती हैं? दीज आर एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस के एक्सपेंस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल कैरिज, फ्रेट, सैलरीज एंड रेंट। रेंट दिया, सैलरीज दिया, कैरेज दिया, फ्रेट दिया, ये एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंसेस किए। ये जितनी भी तरह के एक्सपेंसेस क्यों किए? क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं बिजनेस के, उसके लिए हमने कुछ एक्सपेंसेस किए, तो वो हमारे क्या कंसिडर होंगे? एक्सपेंस कंसिडर होंगे। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर है प्रॉफिट। अब हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट बच जाती है, जो प्रॉफिट क्या हुआ कि एक आपके पास रेवेन्यू थी, एक आपके पास एक्सपेंसेस थे, आपने अपने रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया और आपके पास सेल्स में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो आपके पास कुछ और अमाउंट आएगी, एक्स्ट्रा आएगी या वो कम होके आएगी, उसको आप जो है वो प्रॉफिट कहते हैं। अगर तो वो ज्यादा आएगी, एक्सेस अमाउंट ओवर द एक्सपेंसेस, अगर तो एक्सपेंसेस से अमाउंट ज्यादा आई तो वो क्या हुआ? आपका प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर आपकी अमाउंट जो है वो कम आई, ठीक है, तो डिफरेंस जो होगा वो लॉस कहलाएगा। जैसे कि कॉस्ट ऑफ द गुड्स इज हायर देन द रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू से कॉस्ट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? कि लॉस कहेंगे, कि रेवेन्यू हमारा कम है, एक्सपेंस ज्यादा हो गए तो वो लॉस। और अगर आपका जो है वो अमाउंट ज्यादा आई एक्सपेंसेस से, तो वो आपका प्रॉफिट कंसिडर होगा। चलें जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टॉक की। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्या होता है जी? मर्चेंडाइज को कहते हैं, जो आपके पास होती हैं, गुड्स को कहते हैं, इन्वेंट्री को कहते हैं, ठीक है, जो हम बाहर डिस्कस कर चुके हैं। मर्चेंडाइज ऑन हैंड एट एनी टाइम इज कॉल्ड एज स्टॉक, इन्वेस्टर स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड भी इसको कहते हैं। इन्वेंट्री भी कहते हैं और स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि आपके पास बहुत सारी स्टॉक की सूरत में आपके पास प्रोडक्ट्स आती हैं, इन्वेंट्री आती हैं, उसमें से कुछ सेल आउट हो जाते हैं, कुछ बची हुई होती हैं। जो आपके पास पड़ी हुई हैं, स्टॉक के अंदर माल पड़ा हुआ है, आपके वेयर हाउस में पड़ा हुआ, उसको हम स्टॉक कहेंगे, उसको हम इन्वेंट्री बोलेंगे, उसको हम स्टॉक इन ट्रेड कह देंगे या स्टॉक कह देंगे, जो आपके पास पड़ा है। ये दो तरह की होती हैं, एक होती है ओपनिंग और दूसरी होती है एंडिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग वो होती है जब आपने अपना फाइनेंशियल ईयर शुरू किया, ठीक है, जब फाइनेंशियल ईयर शुरू करेंगे तो उसके स्टार्ट में आपके पास अवेलेबल होती है, स्टार्टिंग में पड़ी होती है। इसको फिर आपने पूरा साल यूज किया और एट द एंड आपके पास कुछ बच जाती है, जो बच जाती है उसको क्या कहते हैं? एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये आपके पास एंड ऑफ द ईयर आपके पास अवेलेबल होती है, जो आपके पास पड़ी होती है, वो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कहलाती है, जो कि नेक्स्ट ईयर में वो आपकी स्टार्टिंग बन जाएगी। क्लियर है? फिर हमारे पास है टर्नओवर। अब ये टर्नओवर की अगर हम बात करें तो टर्नओवर का मतलब ये होता है कि आप कितना टाइम पीरियड लेके, कितना टाइम ड्यूरेशन में आपकी जो गुड्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, मर्चेंडाइज हैं, उसको सेल आउट करते हो, टर्नओवर करते हो। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर होता है कि कितने एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं एक साल के अंदर, कितने ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं, ज़्यादा टर्नओवर है या कम टर्नओवर है। सेम लाइक दैट इट मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर। एक खास टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल एक साल के अंदर आपने कितनी सेल्स की है, कितनी इन्वेंट्रीज को कितनी दफ़ा सेल आउट किया है, उसको हम क्या कहेंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर कहेंगे। जैसे कि इसी एग्जांपल हम टर्नओवर की लें तो हमारे पास ये आएगी कि अगर मैं एक साल के अंदर 1 ईयर में अपनी इन्वेंट्रीज को मैं हर दफ़ा 3 माह के बाद जो मेरा स्टॉक होता है, जैसे कि 3 लाख रुपए की मेरी इन्वेंट्रीज हैं, इस इन्वेंट्री को मैं साल में 4 दफ़ा जो है वो सेल कर देता हूँ। हर 3 माह के बाद जो है मेरी इन्वेंट्रीज ये 3 लाख की सेल हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा टर्नओवर कितना हुआ?
वो हुआ 4। मतलब एक साल में मैं 3-4 दफ़ा अपनी इन्वेंट्रीज को सेल आउट करता हूँ, मेरा टर्नओवर 4 है। 3 माह मेरे पास इन्वेंट्रीज रहती हैं, उसके बाद वो सेल आउट हो जाती हैं, फिर मैं न्यू, फिर इसी तरह से इसको और डिटेल से अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी रेशो भी हमने डिफाइन की हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इन्वेंट्री टर्नओवर की रेशो को देख सकते हैं, जो कि हमने बिजनेस फाइनेंस में डिस्कस की थी। क्लियर। फिर हमारे पास आ गया बैलेंस। अब ये जो बैलेंस है ये हमारे पास क्या है, जो चीज़ आपके पास बच जाती है अप एंड डाउन करने के बाद, वो आपका बैलेंस कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड बैलेंस। आपको मैंने आगे अकाउंट का बताया कि उसमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, एक इंक्रीज आ रहा होता है, एक डिक्रीज आ रहा होता है। अब वो इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद, सब्ट्रैक्ट और प्लस होने के बाद, एट द एंड ऑफ मंथ या एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास एक अमाउंट बच जाती है, जो ये बताती है, डिफरेंस बताती है कि इतनी चीज़ें आई थी, इतनी चीज़ें उसमें से माइनस हो गई, इतनी आपने ट्रांजेक्शन निकाल ली, तो बाकी जो बच गया वो आपका बैलेंस पड़ा है एंड ऑफ मंथ और एंड ऑफ ईयर, पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस। फिर अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, हम कुछ चीज़ें जो हैं वो उधार पे सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो जब उधार पे सेल आउट करेंगे तो किसी बंदे से हमने पैसे रिसीव करने होंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डेटर। उसको क्या बोलेंगे कि डेटर है। ठीक है, इससे पैसे हमने रिसीव करने हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ें, द पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। ऐसा बंदा जिसको हमने उधार पे चीज़ें सेल आउट की हैं वो हमारा क्रेडिट डेटर है, और जो अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। सेम लाइक दैट अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल को हम क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा बंदा जिसके हमने पैसे पे करने हैं, हमने उधार पे चीज़ें ली हैं, हमने उसको पे करने हैं, हम उसके अकाउंट पे एबल हैं, हमने उसकी लायबिलिटीज को पे करना है। अ पर्सन फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर और अकाउंट पेएबल। जिससे हमने उधार पे चीज़ें परचेज की, वो हम उसके क्या कहलाए, क्रेडिटर कहलाए, या वो हमारी कंपनी का क्रेडिटर कहलाया, हमने उसको पे करना है, या अकाउंट पेएबल कहलाया। तो ये बेसिक टर्म्स थी जिसको आज हमने डिस्कस किया है। और भी बहुत सारी टर्म्स हैं जिसमें हमारे पास एसेट्स आ जाते हैं, फिर डिफरेंट एसेट्स की आगे टाइप्स आ जाएंगी, फिर इक्विटीज़ को हम डिस्कस करेंगे। फिर हमने जब जनरल को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, तो फिर उसमें हमारे पास कैश डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट आएगा। तो अभी के लिए इतना ही है, बाकी जो भी टर्म्स आएंगी उसको हम जब जब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके स्टार्ट में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन बेल आइकॉन और सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।